एक बीटेक के छात्र को 10 लाख का रकम मिलेगा अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। और इसके अलावा हम बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे गेट की तैयारी कराई जाती है ताकि ना सिर्फ वो PSU में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, बल्कि वो आगे की पढ़ाई अगर MTech की किसी IIT या NIT से भी करना चाहें तो गेट के थ्रू उनको एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे जो राज्य भर में 38 ज़िला है, 38 ज़िला में हर एक ज़िला में एक इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और फीस जो है वो 2500 सालाना रखा गया है, जो कि काफ़ी मिनिमम है। इसके अलावा छात्रों को हॉस्टल का फ़ीस और मेस का फ़ीस अलग से देना होता है, मगर जो फ़ीस है वो 2500 सालाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ गरीब विद्यार्थी भी अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई विद्यार्थी बिहार का अगर ऐसा कहता है कि मैं आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ये गलत बात होगा, क्योंकि इतने कम फीस में सरकार पढ़ाई करवा रही है और हर संकाय में सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई है, जो कि सारे शिक्षक अलग अलग उच्च स्तर के संस्थानों से अपना डिग्री और PhD वगैरह कंप्लीट करके आए हुए हैं। आप देख रहे हैं केवल सच में आपका स्वागत है। सर, आप बांका डिस्ट्रिक्ट में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में प्राचार्य के तौर पर नियुक्त हैं और मुझे लगता है कि आपकी नियुक्ति यहाँ एक साथ विश्व 22 में जो कि आपका दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह सवाल करना चाहूँगा सर कि आप राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका में कब योगदान? देखिए, BPSC के थ्रू हमारी बहाली हुई और 1 फरवरी 2022 को मैं यहाँ पर एज एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया सरकार द्वारा और 1 जुलाई 2022 को मुझे प्रिंसिपल इंचार्ज की भूमिका में दे दी गई और मेरी जो इंजीनियरिंग की बीटेक की पढ़ाई है वो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से हुई है और MTech और PhD मैंने मणिपाल से किया है। और मैंने इससे पहले ज्वाइन करने से पहले मेरी सर्विस भी 11 साल मणिपाल में ही थी। सर, यहाँ जो पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की किन किन संकाय में होती है? ब्रांच कौन कौन सा है? यहाँ 6 ब्रांचेज में इंजीनियरिंग होती है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस IoT में यहाँ पे बीटेक की पढ़ाई की जाती है। अच्छा। सर, यहाँ अगर किसी छात्र को नामांकन लेना हो तो उसका मापदंड क्या होता है? यहाँ 2 मुख्य परीक्षाओं से छात्रों का एडमिशन होता है। एक है JEE मेन से और उसके बाद BCC के थ्रू भी एडमिशन किया जाता है। ये जैसे इस वर्ष का अगर हम देखेंगे तो JEE मेंस की दोनों काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है और 14 तारीख से BCC के थ्रू काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है, तो 2 काउंसलिंग उसकी भी होगी। इसके अलावा अगर जो डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे एडमिशन की सुविधा है। जो डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं डायरेक्टली उनको 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है, उसकी भी काउंसलिंग 14 तारीख से शुरू होने वाली है, 14 सितंबर। अच्छा सर, डिप्लोमा में पढ़ रहे छात्र जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको अगर BTech करना चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन कैसे हो सकेगी? उनकी भी काउंसलिंग करवाई जाती है। वो फॉर्म भरते हैं BCC का फॉर्म भरने के बाद उनकी परीक्षा होती है, उसके बाद उनकी काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलिंग के थ्रू उनका एडमिशन होता है। यहाँ जो सरकार के द्वारा कुछ फी वगैरह भी निर्धारित किया गया होगा, फीस सालाना इसमें कितना भरना पड़ता होगा छात्रों को? सरकार के द्वारा न्यूनतम फीस यहाँ रखा गया है। यहाँ पे जो राज्य भर में 38 ज़िला है, 38 ज़िला में हर एक ज़िला में एक इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और फीस जो है वो 2500 सालाना रखा गया है, जो कि काफ़ी मिनिमम है। इसके अलावा छात्रों को हॉस्टल का फ़ीस और मेस का फ़ीस अलग से देना होता है, मगर जो फ़ीस है वो 2500 सालाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ गरीब विद्यार्थी भी अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई विद्यार्थी बिहार का अगर ऐसा कहता है कि मैं आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ये गलत बात होगा, क्योंकि इतने कम फीस में सरकार पढ़ाई करवा रही है और हर संकाय में सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई है,
जो कि सारे शिक्षक अलग अलग उच्च स्तर के संस्थानों से अपना डिग्री और पीएचडी वगैरह कंप्लीट करके आए हुए हैं। तो काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टी यहाँ पे कार्य करते हैं, है ना। अच्छा, क्या क्या फैकल्टी है कॉलेज में, ब्रांच में, मतलब प्रयोगशाला है तो किस आधार पर अपना काम होता है? हर ब्रांच के लिए अलग अलग, जैसे सब्जेक्ट वाइज प्रयोगशाला होती है। सिविल ब्रांच के लिए अलग प्रयोगशालाएँ हैं, अलग अलग चीज़ों की प्रयोगशालाएँ हैं। जैसे अगर अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ताल्लुक़ रखता हूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग अलग लैब्स है यहाँ पे। मशीन लैब है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, कंट्रोल सिस्टम लैब है। तो अलग अलग लैब्स हैं हर ब्रांचेस के लिए। अच्छा सर, यहाँ जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करके जाते हैं, है ना, तो यहाँ क्या प्लेसमेंट की भी व्यवस्था होती है? बिल्कुल, प्लेसमेंट तो यहाँ स्टार्टिंग के फर्स्ट बैच से ही हो रही है। इस साल हमारा 3rd बैच निकला है, तो 2nd बैच में भी प्लेसमेंट 123 प्लेसमेंट था हमारा, और 3rd बैच में 157 प्लेसमेंट इस बार हुआ है। सर, जो यहाँ फैकल्टी है सर, जो ब्रांचेज है, तो उसमें सारे शिक्षक हैं, अवेलेबल है, मैन पावर मतलब शिक्षकों का पूरा है? मैक्सिमम सारे ब्रांचेज में शिक्षकों की बहाली हो गई है। एक फिज़िक्स में हमें शिक्षक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों ने गेस्ट फैकल्टी रखा हुआ है, मगर बाकी सारे संकायों में रेगुलर फैकल्टी हैं। अगर सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सारे ब्रांचेस की बात करें तो सभी में रेगुलर फैकल्टी हैं जो बीपीएससी के द्वारा बहाली करके आए हुए हैं। सर, अगर देखा जाए तो आपकी नियुक्ति यहाँ लगभग 2 वर्ष 1 माह, करीब 25 माह से आप हैं, तो क्या आगे का क्या प्लान आपका है अगर यहाँ हैं तो? देखिए, कई तरह का हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जॉब्स के लिए बच्चों को हम लोग ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें एक अच्छा नागरिक भी बना करके निकालना है। अगर बच्चे यहाँ पर स्टार्टअप के लिए भी जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही हमें हमारे एक बच्चे को स्टार्टअप के लिए तहत जो है चुना गया है, जो उस बच्चे को 10 लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट देगी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी गौरव की बात है कि एक बीटेक के छात्र को 10 लाख का रकम मिलेगा अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। और इसके अलावा हम बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे गेट की तैयारी कराई जाती है, ताकि ना सिर्फ वो पीएसयू में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, बल्कि वो आगे की पढ़ाई अगर एमटेक की किसी आईआईटी या एनआईटी से भी करना चाहें तो गेट के थ्रू उनको एडमिशन मिल जाए, प्राथमिकता उनको दी जाए। जाए। अच्छा सर, ऐसा है कि मान के चलिए कि अगर यहाँ से जो इंजीनियरिंग करके निकल गया, तो ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरिंग करके निकल गया उसको गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मतलब ललक उसका होती है। तो स्टार्टअप जो अभी का दौर है, इसमें सरकार सहयोग भी कर रही है छात्रों को। शिक्षा का जो माहौल बिहार में बन रहा है, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, पहले जब हम लोग छोटे थे तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 ही कॉलेजेस का नाम जानते थे, एक था बीसीई भागलपुर और एक था एमआईटी मुजफ्फरपुर। बाद में 2-4 कॉलेजेस आए, दरभंगा का कॉलेज था, और इसके बाद 7 निश्चय प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योजना के द्वारा हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को रखा गया, और हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। और मुख्य बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बिहार में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, उनका नेटिव प्लेस बिहार होना चाहिए या बिहार से जुड़े हुए वो होना चाहिए। तो इससे कई हद तक बच्चों को या छात्र छात्राओं को अपलिफ्टमेंट मिला है, क्योंकि जो छात्र आर्थिक परेशानी की वजह से दूसरे स्टेट्स में जा कर के पढ़ाई करते थे, जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग करने के लिए कर्नाटका गया था, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतना बिहार में नहीं थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इतना खुल गए हैं, तो बिहार अब काफ़ी हद तक बदल चुका है और काफ़ी उपलब्धि हुई है। छात्रों के लिए जो अभी का माहौल बिहार में धीरे धीरे अच्छा हो। अब मैं अंतिम सवाल आपसे करूँगा कि अब जो स्थिति है आज के युवकों, शिक्षा का माहौल तो बना है बिहार में, लेकिन अभी भी बहुत सारे युवक जो हैं बाहर में पढ़ाई करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक, कुछ युवक प्रतिभावान होते हुए भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि अपना मुख्य धारा में लौटें,
शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, जिला का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए लगन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे लगन पूर्वक किसी चीज़ में नहीं लगेंगे तो वो उस मुकाम को हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तभी वो उसमें कामयाब होंगे। छात्र छात्राएं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको भी मैं हमेशा यही बात बोलते रहता हूँ कि आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना एम फाइंड आउट करना है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा। मैं छात्र छात्राओं को ये भी बोलता हूँ कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानें कि आपका पोटेंशियल कितना है, आपका फंडामेंटल कितना है, आपका फंडामेंटल कैसा है। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं और सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक दिन IAS बन जाऊंगा, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है। आपको मेहनत तो करना ही होगा। अच्छा सर, आपका जो कॉलेज है इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ समस्याएं जो आ रही आपके पास वो कुछ अड़चने भी होंगे, तो उसको कैसे हल किया जाए ताकि और यहाँ का बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, आपके कॉलेज का पूरे बिहार में नाम हो। मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें होनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ों पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि MBA एग्रीडेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि MBA से अगर एग्रीडेशन हमें मिल जाएगा तो संस्थान का काफ़ी नाम होगा। क्योंकि MBA एक तरह का मोहर है कि आपका लैब्स, आपके फैकल्टी, आपका कॉलेज एक सुचारू व्यवस्था में चल रहे हैं। इसके अलावा हमें जो कमी है अभी वो एक एकेडमिक बिल्डिंग और एक हॉस्टल की ज़रूरत है, क्योंकि जो हॉस्टल हैं वो फुल हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़िला अधिकारी की मदद से हमें ज़मीन का भी आवंटन हो गया है। 7.5 एकड़ में हमारा कैंपस है। इसके अलावा 7.5 एकड़ और कैंपस को अलॉट किया गया है, और हमारे विभाग द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग जो पटना में है उसके द्वारा हमें स्वीकृति दे दी गई है, और बिल्डिंग का प्लान भी रेडी है। अब बस हो सकता है कि 2-4 महीने में कार्य शुरू हो जाए। एक बार कार्य शुरू हो जाएगा और एडिशनल एकेडमिक बिल्डिंग और इंडोर स्टेडियम और हॉस्टल जब तैयार हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत समस्या हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में जो भी सारी समस्याएं भी आ रही है वो दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।